तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आप लोग चाहते हो कि अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में आप लोग 90 से लेकर के 95% तक स्कोर करो, तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम ब्राइट एजुकेशन चैनल पर करवा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो आपका महामैराथन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की 2024 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हुए जो आपका क्लास 12th बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है मानव जनन। इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिस भी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, हर एक टाइप के प्रश्न आपको आज की इस वीडियो में करवाया जाएगा। यानी कि इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, और साथ ही में जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, हर एक टाइप के प्रश्न को आज के वीडियो में करवाया जाएगा। और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लिया, तो इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इसी वीडियो से आपके सारे प्रश्न आएंगे, कोई भी एक प्रश्न आपका बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, या फिर जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया गया है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर मिलती रहेंगी जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपनी बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री की भी अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, और फिजिक्स की भी अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, और साथ ही में हिंदी और इंग्लिश की भी जो तैयारी थी वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसीलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि यदि आप लोगों को क्लास 12th की बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, जो कि आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का नोट दिया जाएगा। सबसे पहले ऑल चैप्टर का आपको यहाँ पर नोट्स मिलेगा, और साथ ही में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और साथ में जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना हो, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तो इसको ज्वाइन करना वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, कि किस प्रकार से आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। उसी को ध्यान रखते हुए क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका ये चैप्टर होता है मानव जनन, इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में, वो सारे के सारे प्रश्न आपको आज के एक ही वीडियो में करवाया जाएगा। और इससे पहले का जो वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने पुष्पी पौधों में लैंगिक जन, यानी कि जो इससे पहले का जो चैप्टर था पुष्पी पौधों में लैंगिक जन, उस वीडियो का यदि आप लोगों ने अभी तक वन शॉट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उस वन शॉट को भी आप लोग देख लेना। तो उस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका जो ये चैप्टर होने वाला है, इसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी अति लघु लघु या दीर्घ होने वाले हैं, चलिए हम लोग उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी में आपका जो चैप्टर होता है मानव जनन, इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद फिर जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनको देखेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न की, और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी की इस चैप्टर से आपके जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाओगे, तो इसीलिए आप वीडियो को आप लोग अभी से लाइक कर दो। उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न में एक एक करके सारे प्रश्नों को आराम से देखते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया, यानी कि हम लोग को ये चीज बतानी है कि जो स्पर्मिएशन होता है वो शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया होती है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया शुक्रजन नलिका से, या दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया शुक्रवाहिका से, या फिर तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया अधिवेशन से, या फिर चौथा ऑप्शन में दिया गया प्रोस्टेट ग्रंथि से। तो आपको ये चीज यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका स्पर्मिएशन है, वो शुक्राणुओं के शुक्रजन नलिका से मुक्त होने की क्रिया है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा दोगे, क्योंकि जो आपका शुक्रजन नलिका से जब शुक्राणु मुक्त होते हैं, तो उसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का पहला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वृषण की अंतराली या फिर जिसे हम लोग लीडिंग कोशिका भी बोलते हैं से स्रावित हार्मोन है, यानी हम लोग को बताना है कि जो वृषण की अंतराली कोशिकाएं होती हैं उनसे स्रावित हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है आपका FSH और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया प्रोजेस्टेरॉन। तो जो वृषण की जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं उससे जो आपका स्रावित हार्मोन होता है आपका हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। तो इसीलिए इसमें भी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि वृषण की अंतराली या फिर लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित जो हार्मोन होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इसलिए आप लोग इस पर भी सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि ग्राफियन पुटिका पाई जाती है, तो हम लोग को बताना है कि जो आपकी ग्राफियन पुटिका होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। पहला ऑप्शन में दिया गया स्तनियों के अंडाशय में, दूसरा ऑप्शन में दिया गया लसिका के गांठों में और तीसरा ऑप्शन में दिया गया स्तनियों की प्लीहा में और चौथा ऑप्शन में दिया गया मेढक के अंडाशय में। तो जो आपकी ग्राफियन पुटिका होती है वो आपकी स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। तो इसलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा लोगे और साथ ही में जितने भी आंसर आपको पता होंगे उन सारे आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा कि कौन-कौन सा आंसर आपको पता है पहले से। तो फिर मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अगला क्वेश्चन में आपका हो जाता है कि एंड्रोजन स्रावित होता है। तो हम लोग को बताना है कि जो आपका एंड्रोजन होता है वह पर कहाँ से स्रावित होता है। तो आप लोग इसका पहले सबसे पहले आप लोग इसका ऑप्शन पढ़ोगे, उसके बाद में फिर आप लोग इसका सॉल्यूशन बताओगे। तो सबसे पहले हम लोग को बताना है कि एंड्रोजन जो आपका होता है स्रावित होता है, तो पहला ऑप्शन में दिया गया लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, दूसरा ऑप्शन में दिया गया स्पर्मेट्स द्वारा, तीसरा ऑप्शन में दिया गया सर्टोली कोशिकाओं द्वारा या फिर चौथा ऑप्शन में दिया गया इनमें से सभी से, ठीक है। तो जो आपका एंड्रोजन होता है वो आपका लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा लो। ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में और जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो हम लोग को बताना है कि जब स्त्री में अब अंतरारोपण होता है भ्रूण का, तो उस समय वो भ्रूण किस अवस्था में होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया मॉरुला अवस्था में, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया वास्टुला अवस्था में, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया गैस्टुला अवस्था में या फिर चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया निरुला अवस्था में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि स्त्री में अंतरारोपण के समय जो भ्रूण होता है आपका, वो आपका वास्टुला अवस्था में होता है। तो इसलिए इस वाले ऑप्शन पर सही टिक आपको लगा देना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो इसमें से हम लोग को चारों ऑप्शन को देखना है और फिर उनमें से हमको बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो आपकी नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया शुक्राशय, दूसरा ऑप्शन में दिया गया तुम्बिका, तीसरा ऑप्शन में दिया गया प्रोस्टेट और चौथा ऑप्शन में दिया गया वाल्वोथ्रिल ग्रंथि। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट होता है और आपका वाल्वोयूरेथ्रिल ग्रंथि होती है, ये तीनों आपकी नर सहायक ग्रंथि होती हैं। और जो आपकी तुम्बिका होती है ये आपका नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा देंगे, क्योंकि हम लोग से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ग्रंथि नर सहायक नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा अब इसमें हो जाता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो इनमें कुछ हार्मोनों के नाम दिए गए हैं और इनमें से हम लोग को बताना है कौन सा हार्मोन आपका जो अपरा होती है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, से स्रावित नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया HCG, दूसरा ऑप्शन में दिया गया एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन में दिया गया प्रोजेस्टेरॉन और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया LH। तो हम लोग को इसमें से सही ऑप्शन बताना है कि आपका जो अपरा होती है उससे स्रावित हार्मोन नहीं होता है, कौन सा हार्मोन है जो मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो LH होता है ये आपका मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय को जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है। यानी कि वास्तुलावस्था में जब आपका भ्रूण होता है तो उसको सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का जो कार्य होता है वो कौन सी झिल्ली करती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया एमनियन, दूसरा ऑप्शन में दिया गया कोरियन जिसे हम लोग एपरा बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन में दिया गया एलेंटाइस और चौथा ऑप्शन में दिया गया योक सैक, ठीक है। तो इसमें से हमको सही ऑप्शन बताना है कि वास्तुलावस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने वाला झिल्ली कौन सी होती है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोरियन। आप लोग जानते भी होंगे कि जो अपरा होता है वही आपका सर्वप्रथम
गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि मॉड्यूलर परिवर्धन की अवस्था है। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमको बताना है कि जो आपका मॉड्यूलर परिवर्धन है उसकी अवस्था कौन-सी है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कोरक पुटी व ग्रेस्टुला के बीच की, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया अंतरारोपण के बाद की और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया अंतरारोपण व प्रसव के बीच की। तो इसमें से हमको सही ऑप्शन बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम लोग मॉड्यूलर परिवर्धन की अवस्था बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जिनकी भी संभावना बोर्ड परीक्षा में आने की है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव भूड़ीय मीजोडर्म से होता है। तो हम लोग को इसमें से 4 ऑप्शन को पढ़ने हैं और पढ़ करके हमको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज का जो उद्भव होता है वो आपका भूड़ीय मीजोडर्म से होता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया यकृत, दूसरा दिया गया मस्तिष्क, तीसरा दिया गया रुधिर और चौथा दिया गया फेफड़ा। तो इसमें से हमको सही ऑप्शन बताना है कि किसका उद्भव भूड़ीय मीजोडर्म से होता है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रुधिर होता है वो आपका भूड़ीय मीजोडर्म के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 11वां क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि नर एवं मादा युग्मक होते हैं। तो हम लोग को बताना है कि जो आपका नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया अगुणित होता है, दूसरा दिया गया द्विगुणित होता है, तीसरा दिया गया त्रिगुणित होता है या फिर चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि नर एवं मादा युग्मक कैसे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका नर युग्मक होता है वो आपका अगुणित होता है यानी कि एन होता है और मादा युग्मक जो आपका होता है वो भी आपका अगुणित होता है यानी कि एन होता है। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हैं कि नर एवं मादा युग्म जो आपके होते हैं वो आपके अगुणित होते हैं, इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा देंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में हमारा हो जाता है कि मानव में निषेचन होता है। तो हम लोग को बताना है कि मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है। पहला ऑप्शन में देगा बाह्य निषेचन और दूसरा ऑप्शन में देगा आंतरिक निषेचन या फिर तीसरा ऑप्शन में देगा ए व बी दोनों या फिर चौथा ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि जो मानव होता है उसमें आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि जब शरीर के अंदर निषेचन होगा तो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन बोलेंगे और जो मानव होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन होता है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे सही टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में वो सारे के सारे करवा दिए गए हैं। इस प्रकार से आप लोग आंसर की को भी देख सकते हो, ये भी मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद में इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर लघु उत्तरीय, फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, बहुविकल्पी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय की ओर बढ़ते हैं, फिर लघु की ओर बढ़ेंगे, फिर हम लोग लास्ट में दीर्घ की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन होने वाला है आपका होने वाला है कि विषण के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसीलिए आपको इस पे इंपॉर्टेंट का टिक लगा देना है, क्योंकि ये आपका क्या है विषण के 2 हम लोग को कार्य बताने हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों कार्य आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओगे उत्तर, उसके बाद फिर आप लोग लिखोगे कि विषण के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। उसके बाद फिर आप लोग हेडिंग लगाओगे 1 और 2 और 1 और 2 लगा कर के आप लोग दोनों कार्यों को बता देंगे। ठीक है, और दोनों कार्यों को बताने से पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टैग लगा लीजिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आपको उसको अच्छे से तैयार करना है। तो आप लोग उत्तर में बताओगे इसका पहला कार्य, तो पहले कार्य में आप लोग बताओगे कि जो आपका वृषण होता है वह नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है। ठीक है, यानी कि जो वृषण होता है वो आपका नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेन कार्य होता है वृषण का वो आपका हो जाता है नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण करना। तो ये दोनों आपके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वृषण के, तो इसे आपको अच्छे तरह तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसे आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो हम लोग को बताना है कि जो मानव वृषण होता है उसमें सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, तो उनका क्या कार्य होता है। तो आप लोग बताओगे कि वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, यानी कि जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं जो कि कह सकते हैं गति कर रही होती है यानी कि परिवर्धनशील होती हैं, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है
कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो हम लोग को बताना है लीडिंग कोशिकाओं के कार्य के बारे में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसके भी आगे आप लोग इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेंगे। यानी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सभी पर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करा रहे हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने के लिए वो सारे प्रश्न हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका वृषण होता है उसकी जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं, जो कि आपके नर के जो जनन अंग होते हैं तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनके विकास में सहायक होती हैं। कौन सहायक होती हैं? टेस्टोस्टेरोन। और उसको श्रावण कौन करता है? इसका श्रावण करती हैं लीडिंग कोशिकाएं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर बी आई लगा लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अति लघु के साथ साथ में लघु में पूछा जा सकता है और दीर्घ में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको आतर्व चक्र क्या है इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि आपसे अति लघु में पूछेगा तब भी आप लोग बता पाओगे, लघु में पूछेगा तब भी आप बता पाओगे, और दीर्घ में पूछेगा तभी आप लोग बता पाओगे जब आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आतर्व चक्र क्या है। अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये यदि आपसे लघु में या फिर दीर्घ में नहीं भी पूछा जाएगा तो अति लघु में जरूर पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर आप लोग बताओगे कि मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, यानी कि जो मादा होती है उसमें जनन काल जब स्टार्ट होता है तो उसी के साथ में ऋतुस्राव भी प्रारंभ हो जाता है, और जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। यानी कि जब जनन काल शुरू होता है तो ऋतुस्राव भी शुरू हो जाता है, और जब जनन काल समाप्त होता है तो उससे पहले आपका ऋतुस्राव भी रुक जाता है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इस काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त होता है, यानी कि जो आपका जनन काल होता है, जनन काल में क्या होता है कि ऋतुस्राव जब आरंभ हो जाता है तो फिर इसमें क्या होता है कि प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त होता है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की भित्ति एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, और इस चक्र को ही हम लोग मासिक या आतर्व चक्र कहते हैं। यानी कि बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जो मासिक या आतर्व चक्र क्या होता है, तो आप बताओगे कि इस काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त होता है, और जब निषेचन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में जो गर्भाशय की भित्ति होती है, यानी कि जो दीवार होती है एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, और वही ब्लड के रूप में बाहर आता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्र को। इस चक्र को ही हम लोग मासिक चक्र या आथर्व चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आईएमपी का टिक लगा लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि एंटी फर्टिलाइजिन तथा फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि हम लोग को फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का श्रावण होता है, यानी कि जो निषेचन होता है, निषेचन से पहले अंडाणु से फर्टिलाइजिन का श्रावण होगा, और शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से क्रिया करता है। यानी कि जो निषेचन होता है, निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का श्रावण होगा, और शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन का नामक ग्राही से क्रिया करेगा, जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाएगा, यानी कि निषेचन की क्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर भी आप लोग आईएमपी का टिक लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और ये आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी गया। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। तो आप लोग बताओगे कि नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं, और यह जो प्रक्रिया होती है आपके वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। तो इस प्रकार से शुक्राणु जनन क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो
गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम लिखिए। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग बताओगे कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम हैं आपके LH, जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तथा दूसरा आपका हो जाता है FSH, जो कि आपका हो जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों आपके हार्मोन होते हैं जो कि आपके अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है कि नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपका जो चैप्टर होता है मानव जन्म, उस चैप्टर में ये क्वेश्चन जो आपका होता है वो लघु उत्तरीय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो इसे आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे, उत्तर फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि नर मानव में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है, अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोश में आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन ये, और आंसर भी बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपका वृषण होता है वो शरीर से बाहर उपस्थित होता है, वृषण कोश में उपस्थित होता है। अब ये वृषण कोश में क्यों उपस्थित होता है, शरीर से बाहर क्यों होता है वृषण, तो आपको ये चीज समझ लेना है कि जो शरीर का तापमान होता है, शरीर का तापमान ज्यादा होता है, और वृषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब जो शरीर का तापमान ज्यादा होता है तो उस पर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है, और जो वृषण कोश होता है उसका तापमान कम होता है तो उस पर ही आपका शुक्राणु का निर्माण संभव है। इसी की वजह से जो आपका वृषण कोश होता है उसी में आपका वृषण आ जाता है। जन्म के समय जो आपका वृषण होता है वो वृषण कोश में आ जाता है, और क्योंकि आपको पता है कि वृषण में ही आपका कह सकते हैं कि नर युग्मक का निर्माण होता है, इसीलिए जरूरी होता है यदि आपका बाहर नहीं आएगा, यानी कि कहने का मतलब वृषण कोश में नहीं आएगा, तो फिर वहां पर कह सकते हैं कि शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं, क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है और वृषण कोश का कम होता है। इसी की वजह से वृषण आपका जो होता है वृषण कोश में आ जाता है। ये सारी चीजें इस प्रश्न में मैंने आपको बताई, उत्तर में बताई, तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई दी कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं और क्या-क्या कैसे-कैसे आपको करना है। तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। यदि क्वेश्चन आता है, इतना आप लोग करोगे, पूरे-पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी एक नंबर आपका कटेगा नहीं। तो इतना आप लोगों ने कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर एवं समानता लिखिए। ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन यदि आपसे अंतर में नहीं पूछेगा तो अलग अलग करके पूछा जा सकता है कि शुक्राणु जनन क्या होता है, अंडाणु जनन क्या होता है। तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आपसे अंतर में नहीं पूछेगा तो अलग अलग करके पूछेगा, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए आपको इसे तैयार करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर हेडिंग लगाएंगे कि शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में निम्नलिखित अंतर है। तो अंतर में सबसे पहले आप लोग शुक्राणु जनन इधर लगाओगे हेडिंग, और अंडाणु जनन का इधर हेडिंग लगा दोगे। फिर आप लोग पहला अंतर बताओगे शुक्राणु जनन में कि यह प्रक्रिया जो होती है वो वृषण में होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शुक्राणु जनन जो होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु का निर्माण आपका वृषण में होता है, तो इसीलिए आप बता सकते हो कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है आपकी वृषण में होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें हो गया है। उसी में अंडाणु जनन में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि यह प्रक्रिया आपकी अंडाशय में होती है। तो इन दोनों जो पॉइंट मैंने बताया पहले पहले इन दोनों को अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणु जनन में आपका अगला पॉइंट हो जाता है कि इसमें वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है, और वहीं पर अंडाणु जनन में इसमें वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी होती है। बहुत ही सिंपल सा है, इसे भी आपको समझ लेना है। लास्ट में आप लोग बताओगे शुक्राणु जनन में कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वहीं पर यदि हम लोग अंडाणु जनन की बात करेंगे तो प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु और 2 या 3 ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या अंतर होता है आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग इन दोनों में समानताएं समझेंगे कि इनमें समानताएं क्या होती हैं। तो समानताएं सबसे पहले आप लोग इसका हेडिंग लगाओगे समानताएं का, कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में समानताएं। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि दोनों क्रियाएं 3 अवस्था में पूर्ण होती हैं, यानी कि जो दोनों क्रियाएं होती हैं शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ये आपकी 3 प्रावस्था में पूर्ण होती हैं। तीनों प्रावस्था आपकी इस प्रकार से होती है। पहला आपका होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा आपका होता है वृद्धि प्रावस्था, तीसरा आपका होता है परिपक्वन प्रावस्था। तो इस प्रकार से जो आपका शुक्राणु जनन होता है उसमें भी ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, और अंडाणु जनन में भी ये तीनों आपकी अवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट हो गया समानता में। और दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग बताएंगे कि दोनों क्रियाओं में मुख्य भूमिका अर्धसूत्री विभाजन की होती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही आपका शुक्राणु या फिर अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो होने वाला है वो आपका होने वाला है
कि अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये होता है अपरा वाला, तो इसे आपको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें पूछा ना जाए, हर बार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से कर पाओ। तो चलो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अपरा की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपरा के कार्य लिखेंगे। तो अपरा की परिभाषा में आप लोग बताओगे कि अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ मात्रक गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्राप्त करता है। अपरा, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो अपरा होता है वह संरचना होती है जिसके द्वारा जो जरायु स्तनधारी होते हैं उनके अंदर जो कह सकते हैं जो भ्रूण होता है या गर्भ होता है, वो आपका जो मात्रक यानी कि जो माता होती है उसके गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्रदान करता है। तो उसे ही हम लोग अपरा बोलते हैं, यानी कि जिस संरचना के द्वारा अपना पोषण प्रदान करता है उसे ही हम लोग अपरा कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। तो इस प्रकार से अपरा की परिभाषा हो गई, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करो। उसके बाद में फिर हम लोग अपरा के कार्य को देखेंगे। तो अपरा के कार्य में हम लोगों से 2 कार्य पूछे गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 कार्य बताऊँगा कि यदि आप लोग एक भूल भी जाओ तब भी आप लोग 2 तो कर ही पाओगे। और कभी-कभी ऐसा होता है कि केवल कार्य पूछ लेगा तो आप लोग 3 कर देना तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, और अच्छा ही म नंबर मिलेंगे आपको। तो पहला प कार्य इसमें आप लोग बताओगे अपरा के, कि अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यानी कि जो अपरा होता है, अपरा की सहायता से जो कह सकते हैं कि जो गर्भ होता है या भ्रूण होता है, उसको पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है अपरा की मदद से, ठीक है? दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताएँगे कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करता है। यानी कि जो अपरा होता है, उसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है, वो आपका गर्भावस्था को बनाए रखने और शिशु जन्म में भी सहायता करता है। इस प्रकार से 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे कि अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से मिश्रण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि जो अपरा होता है, वो उत्सर्जन का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपके 3 पॉइंट हो गए अपरा के कार्य में, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, और अपरा भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो कि अपरा की परिभाषा क्या होती है और उसके कार्य क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग आज ही तैयार कर लो, अभी तैयार कर लो, और इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। यदि आप लोग टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं, तो उसमें आपको ये नोट्स आराम से मिल जाएगा। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाओ। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो इसमें भी आपको अच्छे तरह से याद रखना है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र आखिर होता किस प्रकार से है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना करके देख लेना 1-2 बार। बहुत ही सिंपल सा मैंने चित्र बना करके आपको दिखा दिया है, और आप लोग आराम से बना भी सकते हो। तो इस प्रकार से आपका एक शुक्राणु का चित्र होता है, मानव शुक्राणु का, जिसमें आप लोग इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, जो इस प्रकार से है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। ये जो आपका होता है, इसे हम लोग गला बोलेंगे, नेक बोलेंगे। और ये जो बीच वाला चीज़ होती है, इस प्रकार से इसको हम लोग मिडल पार्ट बोलते हैं, और ये जो पूँछ जैसा होता है, इसे हम लोग टेल बोलते हैं, ठीक है? ये इस प्रकार से आपका हो गया। इसमें हम लोग संरचना की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो इस प्रकार से आपका होता है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे, केंद्रक के जो ऊपर होता है, इसे हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, और ये जो आपका रेड कलर का है, ये आपका केंद्रक होता है, जो कि आपका एन होता है। और फिर नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 2 बिंदु हैं, एक ये है और एक ये है। पहले वाले को हम लोग बोलेंगे समप्रस्थ समीप्रस्थ तार केंद्र, और दूसरे वाले को हम लोग बोलेंगे दूरस्थ तार केंद्र। इस प्रकार से आपका हो गया। और फिर इस प्रकार से जो संरचना होती है, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना होती है। आप लोग बनाना चाहो तो बना करके एक बार देख लो। बहुत ही सिंपल सा है, 1-2 बार में आप लोग बनाओगे तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और बाकी जो-जो चीज़ें इसमें लिखने लायक होती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपका हो जाता है कि आर्तव चक्र क्या है, विवेचना कीजिए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपके बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा गया, 2019 में, 20 में और 22 में, और इस बार इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में बहुत ही आसानी से आ सकता है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि मादा में रजोधर्म, अब ये रजोधर्म को ही हम लोग अतः चक्र बोलें या फिर रजोधर्म बोलें, बात एक ही होती है। तो आप लोग बताओगे कि मादा में रजोधर्म यौनारंभ प्रारंभ होने पर
प्रारंभ होता है और यह आपका 12 से 13 वर्ष की आयु काल से में प्रारंभ होता है। यानी कि जो मादा होती है उसमें जो आतरु चक्र होता है वो आपका यौनारंभ प्रारंभ होने पर प्रारंभ होता है और यह आपका जो मादा होती है उसमें 12 से 13 वर्ष की आयु काल में ही प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 50 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है। यानी कि 12 से 13 वर्ष में शुरू होगा और 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये समाप्त हो जाता है, आपका जो आतरु चक्र होता है। आगे आप उसमें बताएंगे कि निषेचन न होने की दशा में गर्भाशय की दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को ही हम लोग मासिक चक्र बोलते हैं और यह लगभग आपका 28 दिन का होता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। आगे आप लोग उसमें बताओगे कि इसके बाद रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है, यानी कि 28 दिन के बाद फिर क्या होगा, इसका रुधिर का स्राव हो जाएगा और इसी रुधिर के साथ अनिषेचित जो नष्ट हो चुका अंडा होता है वो भी योनि मार्ग से बाहर आता है और इसे हम लोग मासिक धर्म बोलते हैं। जो रुधिर स्राव होता है आपका लगभग 4 से 5 दिनों तक होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि एसएच और एलएच हार्मोन जो आपका होता है, हार्मोन के नियंत्रण से ही यह प्रक्रिया होती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में भी कि आपका जो आतरु चक्र होता है वो किसके नियंत्रण से होता है। तो आप लोग बताएंगे कि एफएसएच और एलएच हार्मोन के नियंत्रण से ही यह क्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा क्वेश्चन था आप लोगों ने समझ लिया होगा। काफी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए आपका होता है, आतरु चक्र क्या है। तो इसे आप लोग अभी के अभी तैयार कर लो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर लो, रट लो, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे कर लो आप लोग। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मनुष्य में निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 2023 में क्वेश्चन आया भी था, तो इसीलिए इस बार भी इसकी संभावना है आने की और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है निषेचन का जो टॉपिक होता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरह से समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि नर युग्मक, जिसे हम लोग शुक्राणु बोलेंगे, के मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के साथ संलयन से जो युग्मनज यानी कि टूयन का बनने की जो क्रिया होती है उसको ही हम लोग निषेचन बोलते हैं। नर युग्मक क्या होता है, मनुष्य में आपका शुक्राणु होता है और मादा युग्मक आपका हो जाता है अंडाणु। तो जो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उससे क्या होगा, युग्मनज यानी कि टूयन का निर्माण होगा और उस निर्माण होने की जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग निषेचन बोलते हैं। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे कि निषेचन के लिए जो नर होता है वो मैथुन क्रिया द्वारा स्पर्म को मादा जनन पथ पर स्खलित करता है और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। ये पॉइंट भी आपको याद करने लायक है कि जो मनुष्य होता है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि मनुष्य में कैसा निषेचन होता है तो आप लोग बता सकते हो कि मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है और शुक्राणु गति करते हुए तक अंडाणु तक पहुंचते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में उपस्थित अगुणित केंद्रक के साथ शुक्राणु में उपस्थित अगुणित केंद्रक मिलता है। यानी कि जो अंडाणु होता है उससे कोशिका द्रव्य में उपस्थित एक अगुणित केंद्रक होता है और अगुणित केंद्रक के साथ ही जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में भी उपस्थित एक आपका अगुणित केंद्रक मिलता है जिसके फलस्वरूप टूयन यानी कि गुणित युग्मनज का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया ही आपकी आपकी कह सकते हैं कि निषेचन कहलाती है। तो इस प्रकार से निषेचन प्रक्रिया पर हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ों को लिख दिया है और इसे आप लोग समझ भी लीजिए। यदि आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यदि आपसे अति लघु में पूछा जाता है तो आप लोग इतना भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कर दोगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखने में कोई भी समस्या नहीं है क्योंकि जितना आप लोग लिख दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और जितना ही आपके पास समय बचेगा उसी अनुसार आप लोग अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वो आपका होने वाला है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपका। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस पर बीबीआई का टिक लगा देंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन होता है कि नर जनन तंत्र का हम लोग को नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन करना है, यानी कि चित्र भी बनाना है और साथ ही में सारी चीज़ों को बताना भी है, दर्शाना भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे इसका उत्तर। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर डाल के लिखना स्टार्ट करेंगे कि नर में विभिन्न अंग जैसे कि वृषण हो गया, सहायक नलिकाएं हो गई, वह ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक को बनाते हैं नर जनन तंत्र कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नर में जितने भी अंग पाए जाते हैं जो भी आपके नर युग्मक को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं वही आपके नर जनन तंत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। इस परिभाषा को अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग चित्र को देखेंगे और चित्र आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना क्योंकि यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो यदि आप लोग चित्र नहीं बनाओगे तो फिर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यदि आप लोगों ने चित्र बना दिया और थ्योरी में थोड़ा बहुत अगर आपने कम भी लिखा तब भी आपको मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे, लेकिन चित्र जो है आपका होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका है नर जनन तंत्र का चित्र और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप लोग इस पर ध्यान देंगे, ये क्या है आपका शुक्रवाहक नलिका है। ठीक है, उसके यहाँ फिर हम लोग इसकी बात करें तो ये आपका मूत्राशय होता है।
ये आपका जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको हम लोग शुक्राशय बोलते हैं। ये यहाँ पर आपका रसखलन नलिका होती है। ये आपका देख पा रहे हैं जो गोल-गोल है ये आपका है काउपर ग्रंथि। उसके बाद में फिर हम लोग बात करें ये आपका होता है जो आपका ग्रीन कलर से है, ये आपका हो जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद फिर ये आपको जो नली देख पा रहे होंगे ये आपका मूत्र विसर्जन नलिका है और ये आपका है क्या वृषण कोश, ठीक है? और उसके अंदर आपका होता है वृषण और वृषण के ऊपर आपका थोड़ा-सा जो जालनुमा संरचना देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये आपका अधिवृषण होता है और ये आपका सिसन होता है। तो इस प्रकार से नर जनन तंत्र का चित्र होता है और आप लोग बनाओगे 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा और आप लोग आराम से बना भी पाओगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो भी आप लोग बना पाओगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग बाद में बना करके प्रैक्टिस करते रहना और ये आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नर जनन तंत्र में जितने भी अंग आए हैं आपके उनको हम लोग परिभाषित करेंगे और उनकी हर एक चीज़ को जानेंगे कि क्या-क्या महत्व होता है हर एक अंग का, ठीक है? तो इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे। आगे हम लोग बताएँगे कि नर जनन तंत्र में नर जनन अंगों को 3 भागों में बाँटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है आपका मुख्य जनन अंग, दूसरा भाग आपका होता है सहायक जनन अंग और तीसरा भाग आपका होता है सहायक जनन ग्रंथियाँ, यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मुख्य जनन अंग के बारे में। तो मुख्य जनन अंग आपका वृषण होता है, तो वृषण के बारे में आप लोग जानेंगे कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं। अब ये जो वृषण होता है टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृषण को परिभाषित कीजिए, तो आप लोग यहाँ से उसकी परिभाषा भी बता सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या उत्तर बताओगे कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं जिसे हम लोग वृषण कोष कहते हैं। वृषण एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा रहता है। वृषण के शुक्रजन नलिकाओं में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपका वृषण हो जाता है। सबसे पहली बात जो वृषण होता है वह एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में लटका रहता है, कह सकते हैं पाया जाता है, जिसे हम लोग जो थैलीनुमा संरचना होती है उसे ही हम लोग वृषण कोष बोलते हैं। जो वृषण कोष होता है उसका तापमान कम होता है शरीर के मुकाबले, इसीलिए जो वृषण होता है वहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि जो शुक्राणु बनते हैं वो केवल कम तापमान पर ही बन पाते हैं, शरीर के तापमान पे बन पाना संभव नहीं है, इसीलिए वो वृषण कोष में चले जाते हैं जहाँ पर उनका शुक्राणु का निर्माण हो पाना संभव हो जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से वृषण के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग देखेंगे सहायक जनन अंग के बारे में। तो सहायक जनन अंग में जो पहला अंग आपका आता है वो आपका होता है अधिवृषण। तो अधिवृषण क्या होता है ये समझते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण पतली व लंबी नलिका की अत्यधिक कुंडलन से बनी संरचना होती है। इनमें शुक्राणु के परिपक्वन का कार्य होता है, यानी कि जो अधिवृषण होता है इसमें जो शुक्राणु होते हैं उनके परिपक्वन का कार्य होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से अधिवृषण भी आप लोगों ने समझ लिया है और चित्र में यदि आप लोग देखेंगे तो अधिवृषण आपका ये होता है। यहाँ पर जो वृषण है, वृषण के ऊपर जो एक जालनुमा संरचना देख पा रहे होंगे इसे ही हम लोग अधिवृषण बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सहायक जनन अंग में जो पहला अंग होता है अधिवृषण उसे आप लोगों ने समझ लिया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले जो आपका टॉपिक होने वाला है उस पर ध्यान देते हैं। अब सहायक जनन अंग में जो आपका अगला टॉपिक होने वाला है आपका होने वाला है शुक्रवाहक नलिका। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि अधिवृषण के पश्च भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनाती है, यानी कि जो आपका शुक्रवाहक नलिका होती है वो आपका उदर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बना देती है, तो यही आपका शुक्रवाहक नलिका कहलाती है। इस प्रकार से ये भी आपका हो गया। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे शुक्राशय के बारे में कि शुक्राशय क्या होता है, तो आप लोग इसमें उत्तर बताओगे कि यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं तथा ये वीर्य का लगभग 60% भाग बनाते हैं। यानी कि जो शुक्राशय होता है वो आपका वीर्य का 60% भाग बनाता है। तो इस प्रकार से ये भी आप लोगों ने समझ लिया है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग में इसमें आप लोग बता सकते हो कि मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग से शरीर के बाहर जाते हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई भी आपको ऐसा तो होगा नहीं कि कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आराम से। आगे आपका लास्ट में होता है सिसन। तो इसका आप लोग बताओगे कि यह मैथुन अंग है, मूत्र नलिका सेशन के रास्ते बाहर खुलती है। तो इस प्रकार से आपके सहायक जनन अंग कंप्लीट हो गए और मुख्य जनन अंग कंप्लीट हो गए। अब हमारी बारी है सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में, और सहायक जनन ग्रंथियां जैसे आप लोग कंप्लीट करोगे फिर ये आपका जो क्वेश्चन होता है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान से देख लो। तो सहायक जनन ग्रंथियां में जो पहली ग्रंथि आपकी होती है वो आपकी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह एक सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है, ठीक है? तो ये आपका कॉपर ग्रंथि हो जाती है। तो ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाती है जो कि आपका वीर्य का 20 से 25% भाग बनाती है।
सहायक जनन ग्रंथियों में जो आपकी अगली ग्रंथि है वो आपकी हो जाती है काउपर ग्रंथि। तो इसका आप लोग बताओगे कि इसका श्रवण शिशन में स्नेहक का कार्य करता है। यह एक जोड़ी मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं ओर स्थित होती हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। यानी कि जो आपका क्वेश्चन था कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए, वो क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हम लोगों ने नर जनन तंत्र के बारे में परिभाषा को समझा, उसके बाद फिर हम लोग नर जनन तंत्र के चित्र को देखा और उसके बाद में फिर नर जनन तंत्र में जो आपके 3 मुख्य अंग होते हैं, जिसमें पहला होता है मुख्य अंग, जिसमें आपका वृषण होता है, उसे देखा। उसके बाद फिर आपका सहायक जनन अंग होता है, जिसमें सबसे पहले आपका अधिवृषण होता है। उसके बाद में फिर आपका हो जाता है यहाँ पर शुक्रवाहक नलिका, उसके बाद में फिर आपका शुक्राशय, फिर मूत्रमार्ग, फिर शीशन। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया सहायक जनन अंग। उसके बाद फिर हम लोगों ने सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में देखा, इसमें आपकी 2 ग्रंथियाँ थी, प्रोस्टेट ग्रंथि और क्रॉफर ग्रंथि। और इसी के साथ ये जो आपका क्वेश्चन था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग तो हमारा यह प्रश्न होने वाला है कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और जो आपका चैप्टर होता है मानव जनन, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है और उस चैप्टर में आपके 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। एक आपका होता है मनुष्य में मादा जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं। और एक आपका होता है मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उस चैप्टर से। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और अंत तक देखो। और इस क्वेश्चन को आप लोग आज ही अच्छे तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बांटेंगे मुख्य जनन अंग में। तो मुख्य जनन अंग क्या होता है मादा जनन तंत्र का? तो उसमें आप लोग बता सकते हो अंडाशय। तो अंडाशय जो आपका होता है वो मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग होता है। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो मादा युग्मक यानी कि अंड का निर्माण व स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन करता है। आगे आप इसमें बताओगे कि उदर के नीचे दोनों ओर एक-एक अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, यानी कि उदर के नीचे जो अंडाशय होते हैं वो एक-एक उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। आगे इसमें हम लोग बताएँगे, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर देखेंगे आगे का इसका उत्तर। आगे आप लोग यहाँ पर बताओगे कि प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी बादाम के आकार की संरचना होती है। यानी कि जो अंडाशय होती है वो बादाम के आकार की संरचना, एकदम बादाम के आकार की जैसी होती है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। आगे आप उसमें बताओगे कि यह श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा उदरीय गुहा में लटके होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका अंडाशय था, इसमें आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं और जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इतना पॉइंट यहाँ पर लिख देना है। मुख्य जनन अंग में सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है अंडाशय का, उसके बाद फिर आपको यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद में फिर आप लोग क्या करोगे, उसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर मादा जनन तंत्र का चित्र बनाया है। तो इस प्रकार से आपका मादा जनन तंत्र का चित्र होता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना लो एक बार, और या फिर हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लोग इसे बना करके प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, बहुत ही आसानी से आप लोग बना पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका, ये आपका होता है स्त्री जनन तंत्र की संरचना, यानी कि मादा जनन तंत्र की संरचना। तो ये संरचना होती है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं उसे आप लोग देख लीजिए। ये आपका होता है अंडवाहिनी, जो आपका ये चीज़ होती है आपका अंडवाहिनी होती है। ये आपका अंडाशय होता है, जो आप लोग ये चीज़ देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपका गर्भाशय होता है। उसके बाद फिर यह जो आपका यहाँ पर है, ये आपका गर्भाशय ग्रीवा होता है और ये लास्ट में जो नीचे होता है योनि होता है। तो इस प्रकार से मादा जनन तंत्र का चित्र इस प्रकार से होता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना लो और इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसमें आपको ये चित्र बनाना ही पड़ेगा। जब आप लोग चित्र बनाओगे तभी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना आप लोग चित्र बना लो, या फिर आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मादा जनन तंत्र में हम लोग मुख्य अंग पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सहायक अंग। तो सहायक अंग में जो आपका पहला सहायक अंग है वो आपका हो जाता है अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में हम लोग बताएंगे कि यह एक जोड़ी पेशीय व नलिकाकार होती है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पश्चमाभि एपिथेलियम से स्थित होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी में आपके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कीपक, दूसरा आपका होता है तुम्बिका और तीसरा आपका हो जाता है संकीर्ण पथ। तो इस प्रकार से अंडवाहिनी होती है।
तो यहाँ तक आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग सहायक अंग अंग का जो दूसरा भाग होने वाला है उसको हम लोग देखते हैं। सहायक अंग में हम लोग दूसरा अंग बताएँगे गर्भाशय। तो इसमें आप लोग बताओगे कि मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं। यह 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशियाँ होती है। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है। यह भी श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से आपका जो सहायक अंग थे इसमें 2 अंग मैंने आपको बता दिए हैं। आपका एक अंग और बचा है उसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद में फिर आप लोग क्या करेंगे, यही चीज़ वहाँ पर आपको लिख के आना है और पूरे-पूरे आपको मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? तो इतना आप लोग एक बार सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए, चित्र वगैरह बना लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। सहायक अंग में हमारा जो अगला अंग हो जाता है आपका हो जाता है योनि। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है। योनि मैथुन के समय पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये भी आपका पॉइंट हो गया है, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग सहायक ग्रंथियों को देखेंगे, यानी कि जो आपका मादा जनतंत्र होता है उसमें आपके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो आपका मुख्य अंग होता है, दूसरा आपका होता है सहायक अंग और तीसरा आपका होता है सहायक ग्रंथियाँ। मुख्य अंग में आपका अंडाशय होता है, सहायक अंग में आपका अंडवाहिनी गर्भाशय एवं योनि होता है और आपका सहायक ग्रंथियों में आपका बार्थोलिन ग्रंथियाँ और साथ ही में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है? तो जो सहायक ग्रंथियाँ में जो आपकी पहली ग्रंथि है वो आपकी है बार्थोलिन ग्रंथियाँ। तो ये आपका होता है इसमें कि यह एक जोड़ी होती है जो मलाशय व प्रगाढ़ के बीच स्थित होती है। ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती है जो मैथुन में सहायक होता है। तो इस प्रकार से बार्थोलिन ग्रंथियों के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया है। अब इसमें आगे आप लोग बताओगे स्तन ग्रंथियों के बारे में। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह एक जोड़ी होती है जो वक्ष के अधर भाग में स्थित होती है। यह दूध स्रावण करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया है और साथ ही में जो आपका क्वेश्चन होता है कि मनुष्य में मादा जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर हेडिंग लगाया है मुख्य जनन अंग, उसके बाद फिर हम लोगों ने अंडाशय के बारे में परिभाषित किया क्योंकि अंडाशय जो आपका होता है वो आपका मुख्य जनन अंग होता है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने स्त्री जनतंत्र का चित्र बनाया है, इस प्रकार से आप लोग चित्र बना सकते हो। उसके आगे हम लोगों ने हेडिंग लगाई है सहायक अंग और सहायक अंग में हम लोगों ने 3 अंगों के बारे में डिटेल में समझाया है आपको और तीनों अंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँगे और सारी चीज़ों को आप लिखोगे तभी आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? उसके आगे हम लोगों ने क्या किया, उसके आगे हम लोगों ने यहाँ पर सहायक ग्रंथियों के बारे में आपको बताया, 2 ग्रंथियाँ आपकी महत्वपूर्ण होती हैं, उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।